रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रगति बहुत ही प्यारी और सयानी लड़की थी। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसीलिए प्रगति अपनी माँ की दुलारी थी। लेकिन प्रगति बहुत ही चटोरी भी थी और इस वजह से उसकी माँ उसे आए दिन सुनाती रहती। प्रगति ऐसी लड़की थी जिसे बाहर का खाना बहुत भाता था और उसे बचपन से ही चिप्स, कुरकुरे इत्यादि बहुत पसंद थे। इसीलिए वो थोड़ी चबी थी पर क्यूट थी। एक दिन उसकी माँ मोना उससे कहती है, प्रगति सुन, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो तू जाकर गली के नुक्कड़ की दुकान से 25 रुपए का बेसन ले आ। माँ आप खुद ले आओ ना प्लीज, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, एक तो गर्मी भी इतनी हो रही है। बोल दिया ना, चुपचाप जा तो जा। जिसके बाद मोना प्रगति को 30 रुपए देकर भेज देती है और प्रगति दुकान पर जाकर दुकान वाले से बोलती है, अंकल 25 का बेसन दे दो। ये लो बेटी, अभी 5 रुपए नहीं है तो तुम बाद में आकर ले जाना। कैसी बात करते हो अंकल, मैं 5 रुपए दोबारा लेने आऊंगी क्या? एक काम करो, 5 का कोई चिप्स दे दो। 5 का कोई चिप्स नहीं है, तू एक काम कर, ये पुदीना फ्लेवर का ओएस ले जा, बहुत अच्छा है और बस 5 रुपए का है। तू मेरी दुकान से चिप्स तो खाती रहती है, अब ये खा कर देख, तुझे जरूर पसंद आएगा। प्रगति बेसन लाकर अपनी माँ को देती है और अपने कमरे में बैठकर ओएस खाने लगती है और उसे खाकर कहती है, वाह यार, इसका टेस्ट तो माशाल्लाह है, कितना मस्त है, मुंह में डालते ही घुल रहा है। अब से तो मैं यही खाऊंगी बस। जिसके बाद प्रगति रोज ओएस पुदीना फ्लेवर लेकर खाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन उसके रिश्ते के लिए उसी की गली की शीतल अपने बेटे कुणाल के साथ आती है। प्रगति शीतल और कुणाल के लिए चाय के साथ नमकीन की जगह पुदीना फ्लेवर ओएस ही लेकर आती है और गली की ही लड़की होने के नाते शीतल और कुणाल को प्रगति पहले से ही पसंद थी और वो दोनों वहीं कुछ पैसे देकर रोका करके चले जाते हैं। जिसके ठीक 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रगति शादी के बाद भी ओएस खाना बंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को कॉल करके कहती है, सुनो ना कुणाल, मेरा ना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। क्या सच्ची? अरे पर ये कैसे हो सकता है, हमारी शादी को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अरे पागल, मेरा खट्टा पुदीने वाला ओएस खाने का मन है, प्लीज आते हुए ले आना ना। ठीक है ले आऊंगा, लेकिन ऐसे मत बोला करो, जो खाना हो डायरेक्ट मांगा करो। कुणाल शाम को प्रगति के लिए टोमेटो फ्लेवर का ओएस लेकर आता है, जिसे देखकर प्रगति कहती है, ये क्या लाल लाल सा ले आए? अरे क्या लाल लाल ओएस है, दिख नहीं रहा क्या? यार मैंने तुमसे ग्रीन मंगाया था पुदीने वाला, तुम लाल ले आए हो टमाटर वाला। अरे यार तुम लड़कियां इतनी चूजी क्यों होती हो, जो लाया हूँ खा लो। कुणाल बेचारा कमरे में चेंज करने चला जाता है और प्रगति रसोई में खाना गरम करते हुए ओएस का टोमेटो फ्लेवर चखते हुए कहती है, प्रगति यार, तूने तो प्रगति कर दी, ये फ्लेवर भी ना धांसू है, इसके और भी फ्लेवर होंगे ना, कल ही दुकान वाले अंकल से सारे फ्लेवर लेकर आऊंगी। जिसके बाद प्रगति अपने पति और सास को खाना डालती है और सब खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं और अगले दिन प्रगति दुकान पर जाकर कहती है, भैया आपके पास ओएस के जितने भी फ्लेवर है ना, सब दे दो। ठीक है बिटिया, मेरे पास 6 तरह के ओएस है, मैं सब दे देता हूँ। प्रगति दुकान वाले से सब पैकेट लेकर आती है और आकर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। उसे ऐसे अकेले इतने सारे ओएस खाते देखकर शीतल कहती है, अरे मुझे भी देना बहू, अकेले अकेले खा रही है, मुझे भी ये पुदीना फ्लेवर बहुत पसंद है। अरे वाह माँ जी, फिर तो अपनी खूब जमेगी, लीजिए खाइए ना। अब से शीतल और प्रगति रोज साथ में ओएस खाने लगते। कभी वो कोई फ्लेवर खाते तो कभी कोई। कुछ दिन बीतते हैं और सबको पता लगता है कि प्रगति माँ बनने वाली है और सब इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन सास बहू की ओएस खाने की आदत को देखकर खाने की टेबल पर कुणाल प्रगति और शीतल से कहता है, क्या हो गया है आप दोनों को? मुझे बीवी तो नमूना मिली है, लेकिन माँ ने भी हद कर रखी है। आप दोनों को पता भी है ये सब खाकर आपका वजन कितना बढ़ गया है, आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। बात तो ठीक कह रहा है कुणाल, ये सब खाने से मेरा तो सूट भी मुझे टाइट होने लगा है और बहू को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। अरे माँ जी, नशे वाले ओएस खाती हो क्या? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ओह हाँ, सॉरी बहू, मैं भूल गई थी, माफ करना, इमोशन में यहाँ वहाँ निकल जाती हूँ।
तो तुम दोनों सास बहू की पलटन सुन लो, आज के बाद इस घर में ओएस नहीं आएगा, समझे? तेरी कसम बेटा, अब से मैं ये सब नहीं खाऊंगी और बहू को भी नहीं खाने दूंगी। उस टाइम तो दोनों कुणाल के गुस्से को देखकर हाँ कर देती है, जिसके बाद जहाँ सासू माँ तो ओएस खाना छोड़ देती है, लेकिन बहू को ये बात समझ नहीं आती और वो दुकान वाले से छुप छुप कर ओएस खरीद कर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो दुकान वाले के पास जाकर कहती है, अंकल जल्दी से ओएस के 6 अलग अलग फ्लेवर दे दो, ये लो पैसे। नहीं बेटी, मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी सास और पति ने मना किया है तुमको ये सब देने से। अरे अंकल दे दो ना, मैं आपको एक पैकेट के 10 रुपए दूंगी, डबल। ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। अब प्रगति दुकान वाले से छुप कर ओएस लाती और खाती। ऐसे ही एक दिन जब प्रगति कुणाल से छुपकर कमरे में ओएस खा रही होती है, तो कुणाल उसे देख लेता है और कहता है, तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं है प्रगति, तुमको पता है कि इसमें फैट और कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अरे एक ओएस में 10 ग्राम फैट और 150 ग्राम से भी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा रहा तो तुम नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो ताकत तुमको अच्छे खाने से चाहिए वो तुम ये सब खाकर पूरी नहीं कर पाओगी। अच्छा कुणाल, मैं वादा करती हूँ कि अब से ओएस नहीं खाऊंगी। मेरे लिए कुछ भी आपसे और हमारे आने वाले बच्चे से बड़ा नहीं है। जिसके बाद प्रगति अपनी डिलीवरी तक ओएस या कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं खाती। कुछ महीनों बाद नॉर्मल डिलीवरी से उसे एक हेल्थी बेटी पैदा होती है और उसके जन्म के बाद कुणाल और शीतल दोनों बच्ची को और प्रगति को लेकर घर आते हैं और कुणाल कहता है, देखो तुमने मेरी बात मानकर कितना अच्छा किया। बेटी और तुम दोनों हेल्दी और सही सलामत आए हो। हाँ बेटा, मुझे भी परेशानी होने लगी थी वो सब खाकर, गैस बहुत बनती थी। हाँ जी माँ जी, चलिए अपनी बेटी के साथ खेलो, मैं कमरे में आराम कर लेती हूँ। माँ जी आप इसको संभाल लो। प्रगति अपने कमरे में आराम करने जाती है तो वहाँ ओएस के वही 6 फ्लेवर बेड पर रखे होते हैं, जिन्हें देखकर प्रगति हैरान हो जाती है। तभी पीछे से कुणाल आता है तो प्रगति उससे पूछती है, कुणाल ये सब क्या है? ये सब ओएस यहाँ कौन लेकर आया? मैंने तो ये सब खाना छोड़ दिया था ना। अरे बाबा, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। पर तुम ही तो ये सब खाने पीने को मना करते थे, फिर क्यों लाए? मुझे पता है कि तुमको ओएस पसंद है और मेरी बात का मान रखकर तुमने कई दिन ये नहीं खाए, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के मौके पर इतना तो तुम खा ही सकती हो। लेकिन मुझसे वादा करो इसे अपनी आदत नहीं बनाओगी और महीने में 1 आध बार खाओगी। सो स्वीट कुणाल, आप कितने अच्छे लाइफ पार्टनर हो। मेरा बहुत मन था ओएस खाने का, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। प्रगति को ये समझ आता है कि ये बाहर से मिलने वाली चीजें कभी नेचुरल चीजों का मुकाबला नहीं कर सकती और वो दोनों को खाने का अच्छा तालमेल बनाती है। जिसके बाद प्रगति एक अच्छे और हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाती है और सेहत का ख्याल रखती है, लेकिन अपने पसंद के ओएस को भी बीच बीच में खा लिया करती। अनीशा अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ पार्क में होती है, जहां समर उसको एक पेड़ से लगे झूले पर झूला झुला रहा होता है। तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है और अनीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। समर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मोटी, तुम्हारा वजन तो कोई नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि ये झूला भी नहीं। तुम्हारा तो काम ही है मेरा मजाक बनाना, बस मौका मिलना चाहिए जनाब को। हो जाते हैं शुरू। अरे मोटी, पतली तो हो जा पहले, वरना तुम्हारा वजन देखकर हाथी भी शर्मा जाएगा। अब है ना, तुम देखते जाओ मैं कैसे एकदम 0 फिगर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। अरे तुम और पतली, अच्छा मजाक था। तुम्हें पता है इसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है और फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ता है। हाँ, अब तो मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं अपना 0 फिगर बना लूंगी। टाटा बाय बाय। इतना बोलकर अनीशा वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन बाजार में बहुत सारी सब्जियां ले आती है और सैलेड बनाने लगती है। ऐसे ही अनीशा अब सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती। अब उसे भूख लगती तो भी वो सिर्फ सैलेड ही खाती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और वो पहले के मुताबिक पतली हो जाती है और अगले ही दिन वो समर के पास जाती है। जैसे ही समर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ, बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो तुम बेबी आज। तो चले वहाँ कहाँ? रिजॉर्ट।
वहाँ तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आना और अपनी हॉट हॉट अदाओं से मुझे प्यार करना। ओके बेबी। दोनों रिजॉर्ट जाते हैं और वहाँ पर अनीशा एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं कि तभी समर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे गोद में उठाकर पूल में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर एक दूसरे को जूस पिलाते हैं और दोनों अपने इस लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीशा और समर दोनों अपने इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन का नाम दे देते हैं। समर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसकी माँ कुंती देवी उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनीशा अपने ससुराल में आकर सभी के लिए खाना बनाया करती, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू, अरे तू सारा दिन सलाद खाती रहती है, तुझे कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। अरे बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ मैं, कहीं खाना खाकर फिर से मोटी हो गई तो? अरे ऐसा भी होता है क्या कि खाना खाने से कोई मोटा हो जाए? अरे खाना खाया कर, वरना मर जाएगी एक दिन। अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से मोटी गोलगप्पा हो जाऊँ। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। ऐसे ही अनीशा को जब भी भूख लगती वो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाती है। ऐसे ही एक रात समर बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है, तो वहीं अनीशा ने भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। तभी अचानक से समर उसे एक चॉकलेट देता है और उससे बोलता है, डार्लिंग, इसे हम दोनों अपने रोमांटिक तरीके से खाएंगे। पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये सब खाऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कहीं नहीं होता, समझी? हाँ होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा स्लिम ट्रिम फिगर फिर से खराब हो जाए। चलो मत खाओ ये, मगर मेरे साथ मिलकर इस रात को हसीन तो बना सकती हो ना? हाँ मेरे हलकट। हलकट और मैं? हाँ तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें इस हलकट की हरकत। समर बड़े ही प्यार से उसके हाथों को किस करता है। अगले दिन जब अनीशा सुबह उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। समर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो अनीशा का इलाज करके बताते हैं, जी देखिए, आपकी पत्नी के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जी वो डाइटिंग पर है ना, उसको अपना मोटापा कम करना है, इसीलिए। डाइटिंग मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है। कम कैलोरी और कम फूड लेकर मोटापा और वजन कम करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर तो पड़ता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी ये तो सारा दिन सलाद ही खाती है, इसको जब भी भूख लगती है ये बस सलाद ही खाती है। जी देखिए, सैलेड भी तब फायदा करता है जब आप प्रॉपर डाइट लें और प्रोटीन लें। जी ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद समर अनीशा के लिए बड़े ही प्यार से खाना लेकर आता है और उसको खिलाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी अनीशा समर से कहती है, मुझे नहीं खाना समर, अगर मुझे कुछ खिलाना ही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाद खिला दो ना, ये सब खाकर मुझे मोटे नहीं होना। मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मोटापे से। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं खाती हो तुम। समर उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है, लेकिन अनीशा गुस्से में उठकर बाथरूम में जाकर सारा खाना मुंह से निकाल देती है, जिससे समर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, कब से बोल रहा हूँ कि खा लो खाना, मगर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। ठीक है, मत खाओ खाना, अब जब तक तुम सही तरीके से खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ मत खाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाते हो। इतना सब होने के बाद समर खुद भी खाना पीना छोड़ देता है और 2 दिन के बाद समर को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी अनीशा तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर जब आते हैं तो वो समर को चेक करके अनीशा से कहते हैं, जी इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? जी परसों। अरे कैसी पत्नी हो आप,
आपको जरा भी ख्याल नहीं है अपने पति का? खाना ना खाने की वजह से इनको कमजोरी हो गई है। इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए आप। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद अनीशा खाना लेकर समर के पास जाती है और उससे कहती है, समर प्लीज खाना खा लो, गुस्सा थूक दो ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, कैसे भी जीऊं। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम खाना खा लो प्लीज। पक्का? तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। पक्का प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर प्यार से गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों कभी भी ऐसी जिद नहीं करते और अनीशा भी अब हमेशा के लिए सैलेड खाना कम कर देती है। वो उसे तभी खाती है जब उसकी जरूरत होती है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योति की शादी इंदर नाम के एक बड़े ही होनहार लड़के से हो जाती है, जहाँ ज्योति भी एक बहुत ही अच्छी बहू की तरह अपने पति और सास सुमन की खूब सेवा किया करती थी। पर वहीं ज्योति के लिए मच्छरों से डील कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसके कानों के पास आकर मच्छर भिन भिन करता है, जिस पर उसका दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से से बोलती है, इन मच्छरों ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जब देखो अपना गंदा सा फेस उठाकर मेरे पास चले आते हैं और मेरे कानों में आकर भी भी करना शुरू कर देते हैं। आज तो इनकी खैर नहीं। इतना बोल वो मच्छरों को कभी अपने दोनों हाथों से मारती तो कभी खाना बनाने वाले चमचे से। किचन में शोर की आवाज सुनकर इंदर और सुमन किचन में आ जाते हैं, पर ज्योति को पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो मच्छर को मारने के लिए पीछे घूमती है, वो चमचा इंदर के सर पर लग जाता है, जिससे उसके सर पर हल्का सा कट हो जाता है और ज्योति चमचे को रख इंदर से बोलती है, सॉरी इंदर जी, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। अरे कुछ भी गलती से नहीं हुआ, तेरी तो आदत है मारने की, चाहे वो इंसान हो या फिर मच्छर। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो मच्छर को मार रही थी, इंदर जी बीच में आ गए, उनको लग गई। अरे ये कलमुहे मच्छर सिर्फ तुझे ही काटते हैं, हमें तो काटते नहीं। माँ रहने दो ना, गलती से लग गई। और सच में मच्छर बहुत हो रहे हैं। ज्योति, मैं अभी ऑल आउट लेकर आता हूँ। इंदर घर के बिगड़ते माहौल को संभालते हुए घर के लिए ऑल आउट ले आता है, जिसे वो घर के हर कोनों में लगा देता है। ज्योति भी खाना टेबल पर लगा देती है। सब खाना खाने बैठते हैं, पर मच्छरों पर ऑल आउट का भी कोई असर नहीं पड़ता। सब खाना खाते वक्त मच्छरों को भी झेल रहे होते हैं। कभी मच्छर उनके पैरों में काटते तो कभी सर पर डेरा जमा लेते, जो कभी कानों में मधुर मधुर भिन भिन का संगीत बजाते। तभी एक मच्छर इंदर के गाल पर काटने के लिए बैठ जाता है और ज्योति जल्दी से उस मच्छर को मारने के लिए इंदर के गालों पर एक जोरदार हाथ मारती है। मच्छर तो मरकर नीचे गिर जाता है, पर ज्योति की उंगलियों के निशान इंदर के गाल पर छप जाते हैं। ज्योति मरे हुए मच्छर को उठाती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति की गाल पर बैठकर उनको काटे और फिर उनका खून चूसे? कभी नहीं, अपने पति को बाइट करने का हक ना सिर्फ मेरा है। अच्छा हुआ जो तू मर गया, यही है तेरी सजा। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरे। अरे बेवकूफी की हद होती है, ये सब तेरे छूट का नतीजा है, जो ये आज हमारे सर पर मच्छर की तरह नाच रही है और हमारा खून पी रही है, डायन कहीं की। अरे ओ करमजली, मच्छर मारने के चक्कर से इसने मेरे बेटे का गाल ही लाल कर दिया। अरे माँ जी, अगर नहीं मारती ना तो वो मच्छर जिंदा रह जाता और इनका खून पी जाता। अरे मच्छर तो कम से कम आने से पहले भोंपू बजाते हैं, और तूने तो एक शॉट में ही 2 काम कर दिए। नास पीटी कहीं की, तेरे हाथ में कीड़े पड़ जाएं। अपनी सास की बातें सुन ज्योति निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब सोने जाते हैं, जहाँ ज्योति मच्छरों से परेशान हो जाती है और गुस्से में इंदर से बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे घर वाले इतने सारे मच्छरों के बीच में कैसे रह लेते हैं। सुनिए, उठिए आप, कैसे घोड़े बेचकर
कर सो रहे हैं। यहाँ मच्छरों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। बार बार आकर मेरे कानों में अपना भजन सुनाने लगते हैं। ज्योति, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी ना। सोने की कोशिश करो, मच्छरों से ध्यान हटा लो। और हाँ, मच्छर तुम्हें काट रहे हैं ना, तुम उनको काट लो। इतना बोल इंदर सो जाता है, पर मच्छरों की वजह से ज्योति सो ही नहीं पाती। इसलिए वो कोशिश करती है जिससे कि मच्छर भाग जाए। इसलिए वो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और मोर्टीन जला देती है और करवटें बदलकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आती और उसकी सारी रात मच्छरों के पीछे ताले बजाने में बीत जाती है। क्या बात है इंदर, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और ये गला क्यों पकड़ा है? देखो, एक तो मैं मच्छरों की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, दूसरा तुम मुझे परेशान मत करो अब। अरे डायन कहीं की, तुझे मच्छरों की पड़ी है और यहाँ मेरे बेटे की आवाज नहीं निकल रही। जरूर तूने ही रात में अगरबत्ती जलाई होगी, तभी तो मेरे बेटे की आवाज चली गई। क्या आपको मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की खुशबू और धुएं से एलर्जी है? हे भगवान, अरे इंदर जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये मच्छर की प्रॉब्लम भी ना बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है, देखना एक एक मच्छर को ना चुन चुन कर मारेंगे। क्या तूने उन चोरों को बुलाया है? अरे पूरे घर में धुआं करके सारा सामान लूट कर ले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? उस धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। हे भगवान, अरे नासपीटी भूल गई क्या? अभी 2 दिन पहले पास वाले घर में ऐसे ही चोरी हुई थी। माँ जी आप रहने दीजिए, किसके घर में क्या, कब, कैसे, क्यों, किस लिए हुआ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इन मच्छरों से छुटकारा चाहिए। इतना बोल ज्योति वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में मच्छर भगाने वाली कंपनी मशीन के साथ वहाँ आ जाती है। उनके आते ही सब घर से बाहर निकल जाते हैं और मच्छर मारने वाले अपनी स्प्रे मशीन लेकर उनके घर में छिड़काव कर देते हैं। पर घर में कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए सुमन उन पर नजर रखने के लिए बिना मास्क और गॉगल्स लगाए चुपके से अंदर चली जाती है और उस स्प्रे की जहरीली गैस की वजह से वो घर के एक कोने में बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर इंदर और ज्योति सुमन को बाहर ना देख ढूंढने लगती हैं, पर सुमन का कुछ पता ही नहीं चलता और ज्योति इंदर से बोलती है, ओफो, माँ जी का कुछ पता नहीं चल रहा। अरे मैं भी किन से पूछ रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे अब मैं क्या करूँ, यहाँ इनकी आवाज का नहीं पता और वहाँ माँ जी का नहीं पता चल रहा। इंदर जी, मुझे लगता है कहीं माँ जी अंदर तो नहीं। ये बोल वो दोनों धुएं के कम होने का इंतजार करते हुए पूरी सेफ्टी के साथ घर में जाकर सुमन को ढूंढते हैं। तभी ज्योति की नजर सुमन पर पड़ती है और वो देखती है कि सुमन बेहोश होकर नीचे पड़ी है। दोनों पति पत्नी जल्दी से सुमन को बाहर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद घर का धुआं कम हो जाता है। उसके होश में आते ही इंदर और ज्योति उसको उसके रूम में ले जाते हैं, जहाँ ज्योति उससे बोलती है, माँ जी धुआं अब कम हो गया है और आप होश में भी आ गई हैं और अब तसल्ली से अपना पूरा घर देख लीजिए। घर से कुछ नहीं गया है सिवाय उन घटिया मच्छरों के। सुमन ज्योति की बातों का जवाब न देकर पहले घर की ओर देखती है और हंसकर बोलने की कोशिश करती है, पर वो भी इंदर की तरह बोल ही नहीं पाती, जिस पर ज्योति धीरे से डरते हुए बोलती है, माँ जी क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। सुमन बहुत कोशिश करती है पर बोल ही नहीं पाती। तभी इंदर की आवाज आती है और वो बोलता है, लगता है माँ की भी आवाज चली गई। पर इंदर जी आपकी आवाज तो आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, और माँ जी की चली गई ये बुरी बात है। खैर छोड़ो, अब माँ जी के गले को थोड़ी देर आराम मिलेगा। वैसे भी सारा दिन बहुत बोलती है और अब मैं रात को चैन से सो सकती हूँ। आखिर ज्योति मच्छरों का इलाज कर उनसे अपना पीछा छुड़ा ही लेती है। उसकी खुशी देख इंदर और सुमन भी फूले नहीं समाते और इस तरह से वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, वो भी बिना मच्छरों के।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।